कक्षा 10 अर्थशास्त्र अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज इस विषय पर विस्तार से विद्यार्थियों से चर्चा की जाएगी। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थीं। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर टेलीविजनों और प्रसंस्कृत फलों के रस तक हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। आप यह चित्र देख लें। नए बाजार का स्वरूप क्या है? हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इस प्रश्नों पर विचार करेंगे। अंतर्देशीय उत्पादन। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का जरिया था। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। यहाँ पर आप देखिए, आयात और निर्यात, जो हम दूसरे देशों से अपने देशों को मंगाते हैं वह आयात है, और जो हम अपने देशों से दूसरे देशों को भेजते हैं वह निर्यात है। यह जरूरी था विद्यार्थियों के लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसाधन मिल सकते हैं। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसा करती हैं। उदाहरण देखें आप, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज में लादकर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है। तैयार उत्पाद में विश्व भर में बेचा जाता है। तैयार उत्पाद को इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत जैसे स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। यह बेंगलुरु स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। देख लें आप किस प्रकार से हम धीरे धीरे इन चीज़ों को ही लेकर के वैश्वीकरण की तरफ बढ़ेंगे। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद हैं। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाओं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीज़ें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत को लगभग 50-60% बचत कर सकती हैं। वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकते हैं। इन पर विचार करें। वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई है। एक ब्रांड लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है, परंतु
उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण को देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं। जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत्र ले सकती है। विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। पर संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ए परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। आप देख लें, कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं। हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे। यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। यह बात कब की जा रही है? बेहतर माहौल, अधिक मजदूरी। जहाँ यह मांग बढ़ती है, स्वाभाविक है कि उत्पादन लागत भी बढ़ेगी। इस कारण से जो उद्योगपति हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक हैं, वे चाहते हैं कि जहाँ पर मजदूरी कम देनी पड़े, वहाँ पर इस तरह के कल कारखानों की स्थापना करें, जिससे उनकी उत्पादन लागत में कमी आए। यह व्यावहारिक पक्ष है, इसे विद्यार्थियों को जानना और समझना पड़ेगा। यहाँ देखें आप, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी यह आसानी से कर सकती है। जैसे एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स से परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया है। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। देखें, विकासशील देशों में उत्पादित जींस अमेरिका में 6,500 रुपये में बेची जा रही है। यह देखें, ये जींस जो है वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में आप देखें छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं। विश्व के कई देशों को स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। लुधियाना के घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र आप ये देखें, इन पर विचार करें।
एक अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। आप यहाँ देखें, बाएं दिए गए जो अभी आपने चर्चा किया, जो पढ़ा, अनुच्छेद को पढ़ना है और फिर उत्तर दें। क्या आप जानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क्यों? विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितना निवेश किया था? भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल भारत जैसे देशों के विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती हैं, बल्कि कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती हैं। कथन की व्याख्या करें। आपके विचार से कंपनी को वैश्विक कारोबार के लिए कार के पुर्जों के विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का विकास क्यों करना चाहती हैं? भारत में श्रम और श्रम संसाधनों पर लागत कई स्थानीय विनिर्माताओं की उपस्थिति जो फोर्ड मोटर्स को कल पुर्जों की आपूर्ति करते हैं। अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्राहकों से निकटता। भारत में फोर्ड मोटर्स द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग हैं? लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका, जापान या यूरोप की हैं, जैसे नोकिया, कोको कोला, पेप्सी, होंडा, नाइकी। क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए लादी जा रही हैं। विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाली गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। यह देखें आप, जो दुकानें और उनके जो नामकरण हैं किस प्रकार के। हम भारत के बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव के उदाहरण द्वारा विदेशी व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते। भारत में चीन के खिलौने। चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने को एक अवसर का पता चलता है, जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौने के बीच चयन करने का विकल्प खिलौनों के बीच चयन का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौने की 70-80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौनों ने ले लिया। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौनों के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हैं। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते हैं। आप ये देख लें खिलौनों की स्थिति। आगे देखें,
सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। आप ये चित्र देख लें किस प्रकार से बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति है। सिले सिलाए वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। इन पर विचार करें। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, अब यह अलग कैसे? विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर करें। हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। चीन की इस्पात कंपनियों को, भारत की इस्पात कंपनियों को, चीन में अन्य औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को चीन के बाजारों में भारत से इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजार के एकीकरण में सहायता करेगा। व्याख्या करें। वैश्वीकरण क्या है, महत्वपूर्ण शब्द है इसके बारे में। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता, बल्कि अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलापों में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। यह देखें, वैश्वीकरण में मजा जो पूंजी लगाता है, निवेश करता है, या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मालिक है। ध्यान रहे, आप हमारी दुनिया से खेल लें, किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह जो आम जनता है, आम जन है, उसके लिए अधिक व्यापार और अधिक विदेशी निवेश का परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। आप देख लें फिर से, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे की अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर शिक्षा एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों की आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। यह देखिए, आप इन पर विचार करें विद्यार्थी। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है? वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों को परस्पर संबंधित किया जा सकता है? सही विकल्प का चयन करें। दोनों देशों को जोड़ने में वैश्वीकरण का परिणाम होंगे। यहाँ पर जो स्थिति है, इन क ख ग को पढ़ेंगे और जो सही विकल्प है उसका चयन करेंगे। हमने परिवार में काफ़ी उन्नति देखी है। हमने परिवहन में, देखिए आप, कैसे परिवहन पहले किया जाता था, अब परिवर्तन काफ़ी कुछ हो चुका है। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति एक मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर। वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है जिससे इन्हें जहाज़ों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना छत के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और मालों को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार
वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। आप देखें यह इससे भी अधिक उल्लेखनीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में भी प्रवेश किया होगा, जहाँ जो भी कुछ भी आप जानना चाहते हैं, लगभग उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात वॉइसमेल कर सकते हैं। लेकिन बिजली कहाँ है? देखें आप, एक तरफ तो इसके लिए बिजली चाहिए ही चाहिए। अब सारी चीज़ें हैं परंतु बिजली नहीं है, जिसकी वजह से कंप्यूटर के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। चित्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, संक्षेप में आईटी जिसे कहते हैं, है ना, विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कैसे, देखें आप, प्रकाशन का कार्य चल रहा है। यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तिका की छपाई ऐसा क्यों नहीं? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। इसका आज से विद्यार्थी लगा सकते हैं। आप देखें, वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में ही की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है। दिल्ली कार्यालय में डिजाइनर दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। आप देखें, विचार करें। जो उदाहरण दिया गया है, उत्पादन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उल्लेख करने वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के बिना वैश्वीकरण संभव होता? इस पर भी विद्यार्थी या अध्ययनकर्ता विचार करेंगे। विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, यह वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्याय दूसरे भाग में इसे लेंगे। प्रथम भाग यही पूर्ण होता है।